सभी को गुड इवनिंग। सभी का स्वागत है। जल्दी से सब जुड़ जाइए, क्लास स्टार्ट हो गई है हमारी। और होली हंगामा ऑफर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। 25 फरवरी से 6 मार्च तक है, 90% तक ऑफ मिल रहा है। इसका फायदा उठाइए जल्दी से। और 6 मंथ तक एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी ले सकते हैं। और अपनी जो पुराने जो कोर्स पे आप 25% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट और कोर्स की वैधता बढ़ाने पर यह भी आपको मिलेगा। इसके अलावा ये जो है ऑफर 25 फरवरी से 6 मार्च तक है। और इसके अलावा विभिन्न विभिन्न प्रकार के आपके लिए सभी ऑफर आपके अवेलेबल है। जो रंगोली बैच है वो अवेलेबल है, स्पिन के द्वारा आप फायदा उठा सकते हैं। नोट सेट 11 अवेलेबल है, नोट सेट 10 के भी अलग अलग बैच, एमसीक्यू बैच, 100 डे बैच, टारगेट बैच आपके लिए अवेलेबल है। आरआरबी के लिए तेजस और एमसीक्यू बैच अवेलेबल है। राजस्थान सीएचओ, एमपी सीएचओ, ऑल स्टेट एनएचएम सीएचओ भी अवेलेबल है। राजस्थान स्टाफ नर्स, यूपी स्टाफ नर्स, बिहार स्टाफ नर्स और एमपी स्टाफ नर्स भी आपके लिए अवेलेबल है, जो कि एक बहुत सुनहरा मौका है, बहुत इंपॉर्टेंट मौका है आपके लिए। सभी तरह के कोर्स पे आपको पूरा डिस्काउंट जो जितना मिल रहा है उस हिसाब से आपको अलग अलग कोर्स पे अलग अलग डिस्काउंट मिल रहा है। चलिए अब शुरू करते हैं हमारा जो आज का सेशन है। क्वेश्चन पढ़िए और जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ए पेशेंट विद हाइपरटेंशन इज स्टैंडर्ड ऑन लिस्नोप्रिल। द नर्स नो दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन थ्रो जनरली बिनाइंग साइड इफेक्ट दैट मे लीड टू मेडिकेशन नॉन कॉम्प्लियंस। कुल मिला के बात यह है कि अगर किसी हाइपरटेंशन है और ड्रग्स चल रही उसको लिस्नोप्रिल, तो क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा जो कि नॉन कॉम्प्लियंस में आएगा और जनरली वो बेनाइग्न फॉर्म में है। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। देखो इसमें आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए, जो हाइपरटेंशन है जिसमें लिस्नोप्रिल जो ड्रग्स दी जा रही है वो एसीई इनहिबिटर है, एसीई इनहिबिटर्स ड्रग है, ठीक है। जो ये भी आपको पता होना चाहिए, कई बार ये अलग से भी पूछ लिया जाता है, बताओ कौन सी ड्रग्स है, तो एंजियो कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स ये ड्रग है ना। और ये जो ड्रग है वो हमेशा ध्यान रखना, जब भी ये ड्रग्स चलती है तो ड्राई कफ देखने को मिलता है। तो जो भी बी आंसर है इसका, उनका सभी का जो आंसर है बिल्कुल राइट आंसर है। तो ड्राई कफ ध्यान रखना, एसी इनहिबिटर्स जब भी ड्रग्स चलती है तो कफ देखने को मिलता है। हालांकि इसमें कोई ऐसा नहीं कोई मालिग्नेंसी वाली बात है, ये आप हमेशा ध्यान रखें। तो पहला क्वेश्चन जिस हिसाब से आपके आंसर आ रहे हैं उस हिसाब से आपको सबको पता होना चाहिए कि जो लिस्नोप्रिल है उसमें ड्राई परसिस्टेंट कफ जो है देखा जाता है। कई एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए, क्वेश्चन पढ़िए और जल्दी जल्दी आंसर आप लोग दीजिए। ए पेशेंट इज ब्रॉट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विथ सिम्टोमेटिक ब्रेडिकार्डिया, हार्ट रेट 35 बीपीएम, ब्लड प्रेशर 80/40, डिजिपल। विच मेडिकेशन इज द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट? एपाइनफ्लुरेन, एट्रोपिन, एमिडोरिन, लिडोकेन। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करिए, आज टाइम नहीं है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हमें कंप्लीट करना है। जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए इसका। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए कि कौन सी जो ड्रग्स है वो हम फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट पे रखेंगे जब ये आपके सामने कंडीशन है। कंडीशन, हाँ सभी के आंसर आना शुरू हो गए, जल्दी जल्दी बताइए, टाइम मत लीजिए। देखिए मैं आपको बता देता हूं, ब्रेडिकार्डिया हमारे सामने देखने को मिल रहा है, बीपी लो हो चुका है, तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट हम देंगे वो एट्रोपिन देंगे, ठीक है। आज पोल नहीं लगाएंगे क्योंकि टाइम जो है हमारा वैल्यूएबल है, जल्दी से क्वेश्चन करने हैं, सीधा आंसर अपन को देना है। तो जो एट्रोपिन है वो जो ब्रेडिकार्डिया को मैनेज करेगा, ऊपर से जो बीपी लो हो रहा है उसको मैनेज करेगा। तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट लाइन जो ट्रीटमेंट है वो हम एट्रोपिन देंगे। अगर एट्रोपिन सक्सेस नहीं होता है तो फिर हम सेकंड पे जाते हैं, पर जो एट्रोपिन है हमेशा ध्यान रखना ब्रेडिकार्डिया को मैनेज करने के लिए दिया जाता है। तो जो एट्रोपिन है वो इस क्वेश्चन का आंसर है। और जिनको नहीं पता है वो अपनी डायरी में नोट कर ले इसका आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब भी ऐसी कंडीशन हो तो हम क्या करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए पेशेंट टेकिंग एटोरवास्टिन रिपोर्ट्स न्यू ऑनसेट सीवियर मसल एचेज वीकनेस। द नर्स सस्पेक्ट विच रेयर बट सीरियस एडवर्स इफेक्ट
एक पेशेंट है उसको एटोरवास्टिन चल रहा है, तो इसमें से आपको सीरियस एडवर्स इफेक्ट बताने हैं। रेब्डोमाइलोसिस, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ऑस्टियोपोरोसिस, डीवीटी, डी वेन थ्रोम्बोसिस। जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से। टाइम सबसे बड़ी चीज जो होती है हमारे लिए टाइम होती है, टाइम को बचाना है, जल्दी से आंसर देना है, जल्दी से दीजिए प्लीज, जल्दी से आंसर दीजिए। देखिए जल्दी से आंसर दीजिए। देखो मैं आपको बता देता हूं, एटोरवास्टिन जो है एक स्टेटिन ड्रग है। स्टेटिन ड्रग क्या होती है? जो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बॉडी में कम करता है ना, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बॉडी में कम करता है, या जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, उसको बॉडी में कम करता है एटोरवास्टिन। ठीक है, जब एटोरवास्टिन हम देते हैं तो कई बार जो होता है मसल्स जो है टिश्यू ब्रेक होते हैं और मायोग्लोबिन बॉडी में रिलीज होता है। कई बार ये कंडीशन अगर ज्यादा बढ़ती है तो रेबेडोमाइलोसिस देखने को मिलता है, जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी हो सकती है। हालांकि जो मसल्स टिश्यू है ब्रेक होते हैं तो पेन वगैरह ये सब दिखाई देते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना है एटोरवास्टिन ड्रग के साथ मसल्स पेन या रेबेडोमाइलोसिस जो है हमें देखने को मिलेगा। तो जिन्होंने भी अगर ए आंसर दिया है उनका आंसर सही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। इसमें साफ लिखा हुआ है कि रेयर है बट सीरियस एडवर्स इफेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए जल्दी से, जल्दी से। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, क्योंकि टाइम की वैल्यू है। ए पेशेंट विद हाइपरटेंशन इज ट्रांजिशनिंग फ्रॉम लूप डायरेटिक्स टू ए थाइजाइड डायरेटिक्स। द नर्स should monitor the patient laboratory value knowing that thiazide unlike loop diuretics can cause which specific electrolyte balance। कुल मिला के बात यह है कि एक पेशेंट है जो हाइपरटेंशन का है, जिसको हमने लूप डायरेटिक्स की बजाय थाइजाइड डायरेटिक्स पे लिया है, तो द नर्स को क्या मॉनिटर करना पड़ेगा, जो कि थाइजाइड डायरेटिक्स के लिए जाना जाता है कि ऐसी जो कंडीशन है वो थाइजाइड डायरेटिक्स में पाई जाती है। जल्दी से बताइए आंसर, बिना वक्त गवाए हुए, समय गवाए हुए, जल्दी से, जल्दी से। टाइम जल्दी से, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से आंसर दीजिए। सबका आंसर आना चाहिए, सबका सबका जल्दी जल्दी आंसर आना चाहिए। प्लीज प्लीज सभी आंसर दीजिए। सभी आंसर दे रहे हैं, अच्छी बात है। देखिए थाइजाइड की बात चल रही है कि थाइजाइड डायरेटिक्स देने से जो स्पेसिफिक है, अभी हम बात करेंगे इस क्वेश्चन पे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो थाइजाइड डायरेटिक्स देंगे उसमें हमें हाइपर कैल्सीमिया पाया जाएगा, जबकि जो लूप डायरेटिक्स देंगे तो उसमें कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा। बाकी जो है वो सारी चीजें जो है सेम होगी, बट स्पेसिफिक जो है हाइपर कैल्सीमिया जो है थाइजाइड डायरेटिक्स में पाया जाता है। तो बी जो आंसर है उसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। A pre-eclamptic patient is receiving a continuous intravenous infusion of magnesium sulfate to prevent seizure. Which clinical findings is the most reliable early indicator of magnesium toxicity? आपको मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी की जो अर्ली इंडिकेटर है वो बताना है कि कौन सा जो रिलायबल है और अर्ली है। हाइपर एक्टिव डीप टेंडर रिफ्लेक्सेस, लॉस ऑफ डीप टेंडर रिफ्लेक्सेस, सडन ऑनसेट ऑफ सीवियर हेडेक, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज टू 24 ब्रीथ पर मिनट। जल्दी से आंसर, जल्दी से आंसर, टाइम नहीं जाया करना है, जल्दी से आंसर देना है। सभी आंसर दीजिए। देखिए हमारा जो है अब बहुत इंपॉर्टेंट वक्त चल रहा है, जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम करेंगे हल उतना हमारे लिए अच्छा होगा। तो समझ समझ के आपको क्वेश्चनों का आंसर देना है। जल्दी से बताइए इसमें। देखिए जो मैग्नीशियम सल्फेट है आपको सबको पता है सीएनएस को डिप्रेस करता है, तो जो डीप टेंडन रिफ्लेक्स है वो बिल्कुल लॉस होगा। तो लॉस ऑफ डीप टेंडन रिफ्लेक्स इसका राइट आंसर है। जिन्होंने भी आंसर बी दिया है उनका सही है, ठीक है ना। तो मैग्नीशियम अगर जब भी हम स्टार्ट करते हैं सीजर के लिए तो वो सीएनएस डिप्रेशन करता है, उसके तहत जो है लॉस ऑफ डीप टेंडन रिफ्लेक्स देखा जाता है। तो जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्रग क्लास इन एक्चुअली अस्थमा पेशेंट। अस्थमा पेशेंट जो होते हैं उनके लिए कौन सी ड्रग्स जो है वो हमें
कॉन्ट्राइंडिकेट रखनी है, जल्दी से बताइए। बीटा ब्लॉकर, इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ल्यूकोट्राइनेज रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट। जल्दी जल्दी आंसर आने हैं, जल्दी जल्दी दीजिए, ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। पोल भी नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा जो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने का पर्पज है, इसलिए हम उसको पूरा करना चाहते हैं। जल्दी से आंसर दीजिए। देखिए, आपको यह भी पता होना चाहिए कि कुछ ड्रग्स होती है जो ब्रोंकोस्पाज्म करती है। क्या करती है? ब्रोंकोस्पाज्म। अब जो ब्रोंकोस्पाज्म करती है तो इन्हीं में से कोई ऐसी ड्रग्स है जो ब्रोंकोस्पाज्म करती है। हमेशा ध्यान रखना, अगर आप बीटा ब्लॉकर्स देते हैं तो ब्रोंकोस्पाज्म होते हैं, और इसमें आती है प्रोपेनॉल, एटिनोलोल, जो भी ड्रग्स है, स्पेशली जो प्रोपेनॉल है उसको बिल्कुल हम कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं। तो जो ए आंसर है उसका राइट आंसर है बीटा ब्लॉकर। तो बीटा ब्लॉकर है, हमेशा ध्यान रखना, वो हम अस्थमैटिक पेशेंट में अवॉइड करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और कई आंसर जो आ रहे हैं, जिन्होंने मान लो ए आंसर दिया है, बहुत अच्छी बात है, उनको पता है कि जो बीटा ब्लॉकर है, प्रोपेनॉल है, वो हम अवॉइड करते हैं। पर जिनको नहीं पता है, प्लीज वो भी ध्यान रखें, और वो भी उनको पता होना चाहिए कि जो बीटा ब्लॉकर है ब्रोंकोस्पाज्म करती है। ब्रोंकोस्पाज्म कारण क्या होता है, जो अस्थमैटिक पेशेंट है उनको डिस्निया की दिक्कत हो जाती है, और फिर वापस जो है सारे जो एपिसोड अस्थमैटिक एपिसोड वो देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। विच नर्सिंग पोजिशन इज बेस्ट फॉर ए पेशेंट विद एक्यूट पल्मोनरी इडिमा? सपाइन, टेंडलबर्ग, हाई फाउलर विद लेग डेंगलिंग ओवर द साइड ऑफ बेड, सेमी फाउलर विद लेग इलेवेटेड। पल्मोनरी एडिमा हो गया है, अल्वलाई में फ्लूइड भर चुका है, तो क्या आंसर होगा? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए बिना समय गवाए हुए। एक्यूट पल्मोनरी एडिमा की कंडीशन है, और कौन सी जो पोजीशन है वो आप देंगे, जल्दी से बताइए प्लीज, जल्दी से बताइए। देखिए, सपाइन पोजीशन तो हम इसमें नहीं देंगे क्योंकि इसमें फिर ज्यादा डिस्निया की प्रॉब्लम होगी, ये तो हम अवॉइड करेंगे, ठीक है। टेंडलबर्ग पोजीशन आप सबको पता है, हम शॉक में देते हैं। इसके अलावा दो पोजीशन हमारे सामने रखी है, और जो बेस्ट पोजीशन है वो सी है, क्योंकि इससे विनस रिटर्न भी बढ़ेगा, क्योंकि डेंगलिंग जो लेग्स जो है ओवर द साइड ऑफ द बेड। और हाई फाउलर, मैंने आपको पहले भी समझाया कि हाई फाउलर पोजीशन, जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जिसमें सांस की तकलीफ हो, तो हम हाई फाउलर पोजीशन देते हैं। तो जिन्होंने भी सी आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए चलिए जल्दी से समझ जाइए क्वेश्चन को, हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच विटामिन एक्ट, ये ऐसे है क्वेश्चन, विच विटामिन एक्ट एज, है ना, एज इज या आल्सो नो, दोनों है उसमें किडनी हार्मोन की। कुल मिला के क्वेश्चन हमारा ये है, किडनी हार्मोन के नाम से कौन सा विटामिन जाना जाता है? तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। जल्दी से आंसर दीजिए, ज्यादा टाइम नहीं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हल कराने हैं और आपको सिलेक्शन की ओर लेके जाना है। जल्दी से बताइए, सभी लोग जल्दी से आंसर देंगे इस क्वेश्चन का, जल्दी से प्लीज। आपको सबको पता है, आंसर आना शुरू हो गए हैं, जल्दी से सभी लोग आंसर दें, जो भी लाइव है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सभी दे आंसर। देखिए, आपको पता है कि जो किडनी है वो कैल्सिट्रायोल बनाती है, कैल्सिट्रायोल को सिंथेसिस करती है। कैल्सिट्रायोल जो है विटामिन D3 है, ठीक है, और विटामिन D3 जो कि विटामिन डी की एक फॉर्म है। तो हमेशा आप ध्यान में रखें कि विटामिन डी जो है उसको किडनी हार्मोन बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार जो है एग्जाम में देखने को मिला है, और आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने बी आंसर दिया है बहुत बढ़िया, और जिनको नहीं पता है तो वो नोट कर ले कि जो किडनी हार्मोन है विटामिन डी को बोला जाता है, क्योंकि जो कैल्सिट्रायल फॉर्म है वो किडनी से ही सिंथेसाइज होती है, ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। Which characteristics is typical of a malignant tumor compared to benign tumor? Slow growth and encapsulated, does not spread to distant site, infiltrate surrounding tissue and can metastasis, well differentiate cell। जल्दी से आंसर दीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इसमें, बिल्कुल आपको सबको पता होना चाहिए, सबके आंसर इसमें सही आने चाहिए। प्लीज जल्दी से बता दीजिए। देखिए,
कि जो मालिग्नेंट ट्यूमर है वो जो है ज्यादातर क्या करती है, मेटास्टेसिस करती है, इन्फिल्ट्रेट हो जाती है टिश्यू में, बस ये जो बाकी जो है ऐसा कोई नहीं। स्लो ग्रोथ एंड एनकैप्सुलेटेड जो कि बेनाइग्न को इशारा कर रही है। डज नॉट स्प्रेड टू डिस्टेंट साइट, ये भी बेनाइग्न का इशारा कर रही है। वेल डिफरेंशिएट सेल, ये भी सही है। तो सी जो है वो इसका राइट आंसर है कि ये मेटास्टेसिस कर सकती है और फ्लूइड में ये इन्फिल्ट्रेट होता है ना सराउंडिंग टिश्यू। तो सी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है और कि ये जो डिफरेंशिएट करता है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, आगे चलेंगे। चलिए, ए पेशेंट विथ लोअर लिम्ब फ्रैक्चर इज एट रिस्क फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम, विच ट्रायड ऑफ सिम्टम्स शुड द सीनियर नर्स मॉनिटर फॉर। क्या मॉनिटर करेगी जब फेट एम्बोलिज्म सिंड्रोम हो? तो जो सीनियर नर्स है वो क्या देखने को मिलेगा उनको? हाइपरटेंशन, ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिप्निया, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, अल्टर्ड मेंटल स्टेज, पैचेज, पेन, पेलर, पल्सलेसनेस, फीवर, न्यूट्रल रिजिडिटी एंड फोटोफोबिया। जल्दी जल्दी जल्दी, जब क्वेश्चन जैसे ही सामने आए आपके तो आंसर देना शुरू कर दीजिए, ज्यादा टाइम नहीं लीजिए, क्योंकि आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है आप सभी का, कि कभी भी हमारे जो है टाइम के इसके हिसाब से हमारे पास इतना टाइम है कि हम जल्दी से सारी तैयारी कर लें। चलिए चलिए जल्दी से बताइए। देखिए, आपको पता होना चाहिए, इजी सा क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें कि जो फैट एम्बोलिज्म है आपको सबको पता है कि जब लॉन्ग बोन फ्रैक्चर होती है, लॉन्ग बोन के फ्रैक्चर होने से फैट एम्बोलिज्म होता है, जैसे कि फीमर वगैरह है। तो इसमें अगर देखा जाए तो फैट एम्बोलिज्म के लेके रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस पाया जा रहा है। जैसे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा तो बिल्कुल जो कंफ्यूजन वाली स्थिति पैदा होगी। ये भी इससे रिलेटेड है, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस और पैचेस भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि एम्बोलिज्म है, ठीक है, क्लोटिंग करता है। तो फिर बी जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है, ट्राइड, ठीक है। जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उनका सही आंसर है, ठीक है। बाकी ने जिन्होंने नहीं दिया है तो वो भी ध्यान रखें कि जो फेट एम्बोलिज्म है उसमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जो है देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हमारा कराना है आज। ए पेशेंट इज डायग्नोज विथ ब्रोंकियल अस्थमा, व्हाट फाइंडिंग्स प्रेजेंट इन स्पुटम एग्जामिनेशन। एक पेशेंट है जो कि ब्रोंकियल अस्थमा का है और उसमें स्पुटम जो है एग्जामिनेशन हम करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा? क्रस्टमान स्पाइरल्स, सिरेला बॉडीज, चारकोट लिडन क्रिस्टल या ऑल ऑफ द अबाउ। सभी आंसर दे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सभी आंसर दे प्लीज। देखिए, क्रस्टमान स्पाइरल्स क्या होता है? म्यूकस जो होता है, एपिथेलियल सेल्स जो होती है वो सब मिलके एक स्पाइरल फॉर्म में देखने को मिलता है ना। म्यूकस और एपिथेलियम जो होती है वो स्पाइरल फॉर्म में जो है स्पुटम एग्जामिनेशन अगर करें तो क्रस्टमान स्पाइरल्स देखने को मिलता है। ये आपको ध्यान में रखना है कि ये क्या है, ये क्या है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि सेरुला बॉडीज की, तो ये ब्रोंकियल वाल की एपिथेलियम होती है जो ये स्पुटम में देखने को मिलती है ना। तो ये केरला बॉडीज होती है, जबकि चारकोट लिडन क्रिस्टल्स ये क्रिस्टल फॉर्म में ईसोनोफिल्स दिखाई देती है, क्रिस्टल्स विथ ईसोनोफिल्स, ठीक है। तो ये तीनों जो एग्जामिनेशन है वो हमेशा अस्थमा में देखने को मिलते हैं और तीनों ही देखने को मिलते हैं, इसलिए जो आंसर होगा वो डी होगा, ऑल ऑफ दी अबाउ। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रोंकियल अस्थमा में हम स्पुटम जो एग्जामिनेशन करेंगे उसमें क्या क्या देखने को मिलेगा। तो क्रस्टमान स्पाइरल हो, क्रेला बॉडीज हो, चारकोट लिडन क्रिस्टल हो, ये सभी जो है इसमें देखने को मिलेंगे, सारी चीजें जो है इसमें देखने को मिलेगी, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। काउ वेब अपीयरेंस ऑफ सीएसएफ इंडिकेट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, सबएरेक्नोइड हेमोरेज, ट्रॉमेटिक एलपी, टीबी मेनिंजाइटिस। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए बिना समय गवाए हुए, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि आपको सबको पता है अब थोड़ी सी हमारी स्पीड जो है वो बढ़ चुकी है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हमें कराना है, इसलिए इसका आंसर सभी देंगे, सभी लोग इसका आंसर देंगे। देखिए जनरली आपको पता है सीएसएफ जो है
कलरलेस होता है और क्लियर होता है, ये सबको आपको पता है। अब जो बात हो रही है कि जो CSF क्या इंडिकेट कर रहा है, तो ये आपको सबको पता है कि जो कार्व वेव अपीयरेंस, मतलब कि स्पाइडर लाइक वेब जो बोलते हैं, CSF में स्पाइडर लाइक वेब जब देखने को मिलते हैं तो उसको बोलते हैं कॉब वेब अपीयरेंस, जो कि टीबी मेनिंजाइटिस में देखने को मिलता है। और अगर इसके अलावा भी और भी बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता रहा हूं कि जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में ये क्लाउडी कलर का CSF मिलेगा या टर्बिड CSF मिलेगा। इसके अलावा सब एरेनोइड जो हेमोरेज है, इसमें डार्क कलर का CSF देखने को मिलेगा। ट्रोमेटिक LP में ब्राइट CSF देखने को मिलेगा। तो इस तरह से जो CSF है उसमें हम ये इंडिकेट कर सकते हैं, अगर क्लाउड दिख रहा है तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है, डार्क देखने को मिल रहा है CSF तो सब एरेनोइड हेमोरेज है, और ट्रोमेटिक LP में ब्राइट रेड कलर का देखने को मिलेगा। और टीबी मेनिंजाइटिस में बिल्कुल जो स्पाइडर लाइक जो देखने को मिलेगा, तो आंसर जो है हमारा डी है। जबकि जो CSF है उसका कलरलेस और क्लियर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आंसर हमारा टीबी मेनिंजाइटिस है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। पेनफुल स्लोविंग डिफाइन पायरोसिस, डिस्फेजिया, ऑर्डिनोफेजिया, डिस्पेप्सिया। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। और कोशिश ये रहती है कि जो क्वेश्चन है, जैसे मान लो 30 क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन है, तो इनसे ट्रिपल मैं आपको करवाऊं। एक ही क्वेश्चन में मैं 4-4 चीजें आपको बताने की कोशिश करता हूं। देखिए पायरोसिस, पहले तो आंसर दूंगा मैं आपको, जल्दी से सभी आंसर दें, क्योंकि आज मेरा इतना टाइम नहीं मिल पा रहा कि मैं सबके आंसर देखूं, इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी सबसे ज्यादा अपन क्वेश्चन जो है सभी बच्चों को सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिले, है ना, सबको अच्छे क्वेश्चन मिले और ज्यादा क्वेश्चन मिले। और ये आपका पढ़ा हुआ है और ये आपका सही आंसर आना चाहिए। पेनफुल जो स्लोविंग है दैट इज द ऑर्डिनोफेजिया। तो एक टर्म तो ये हो गया कि जो जब हम खाना निगलते हैं, जब दर्द होता है तो उसको हम ऑर्डिनोफेजिया कहते हैं। पायरोसिस क्या होता है, हार्ट बर्न को हम पायरोसिस कहते हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। डिस्फेजिया क्या होता है, डिफिकल्टी इन स्लोविंग, डिफिकल्टी इन स्लोविंग होती है। और डिस्पेप्सिया क्या होता है, इंडाइजेशन होता है, इंडाइजेशन होता है। ये मैंने आपको सारे बता दिए हैं, और जो हमारा क्वेश्चन है उसका आंसर सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ के आंसर देना है। विच पोजिशन गिवन अपेंडिक्साइटिस पेशेंट, राइट साइड पोजिशन, फाउलर पोजिशन, रिवर्स सेंट्रलबर्ग पोजिशन, सिटिंग विथ बेंडिंग फॉरवर्ड। बताइए, जल्दी से आंसर दीजिए, सभी के आंसर आने चाहिए। सभी लोग इसमें जो अपना पार्टिसिपेट करें, सभी आंसर दे, जल्दी जल्दी बताएं प्लीज। अपेंडिक्साइटिस क्या होता है, जब इन्फ्लामेशन हो जाता है अपेंडिक्स में, उसको हम अपेंडिक्साइटिस बोलते हैं। ये मोस्ट सर्जिकल इमरजेंसी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्या है ये, सर्जिकल इमरजेंसी। एक बार अपेंडिक्साइटिस हो जाता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर, विद इन 24 आवर्स में सर्जरी करवाना पड़ेगा, नहीं तो वो रप्चर हो जाएगी, तो परफोरेशन पेरिटोनाइटिस हो जाएगा। अब बात चल रही है कौन सी जो पोजीशन है वो इसमें देंगे। सभी के आंसर आना शुरू हो गए हैं, अच्छी बात है, सभी आंसर दे रहे हैं, बट जो आंसर होगा वो राइट साइड पोजीशन होगा। राइट साइड पोजीशन क्यों देंगे हम अपेंडिक्साइटिस वाले व्यक्ति को, क्योंकि अगर आप राइट साइड उसको लिटाते हैं तो उसको सपोर्ट मिलेगा, स्प्लिट मिलेगा, और उसको कंफर्ट होगा, उसके पेन में भी थोड़ा सा सुधार होगा। तो फाउलर पोजीशन तो हम डिस्निया के लिए देते हैं, ये भी आपको पता है। और रिवर्स टेंडलबर्ग पोजीशन हम गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज के लिए देते हैं। सिटिंग विथ बेंडिंग फॉरवर्ड, ध्यान से समझना, ये एपिस्टेक्सिस में देते हैं, ये पोजीशन भी हम एपिस्टेक्सिस में देते हैं, ये आपको पता है। इसको हम टोटर मेथड कहते हैं, टोटर मेथड या हिपोक्रेटिक मेथड भी इसको हम बोलते हैं। तो ये मैंने आपको लगभग बहुत सारे क्वेश्चन में है, जो कोशिश ये रहती है कि मैं आपको हल कराऊं और आपको समझना भी पड़ेगा, है ना। तो जो अपेंडिक्साइटिस है उसमें हम राइट साइडेड पोजीशन देंगे ताकि उसको सपोर्ट मिले और उसको पेन में जो कंफर्ट मिले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब। चलिए, ए पेशेंट अंडरगोइंग कीमोथेरेपी हैज ए प्लेटलेट काउंट 25,000 per mmQ, व्हाट इज द
प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन, प्रोवाइड ए हाई प्रोटीन डाइट, एनकरेजिंग फ्रीक्वेंट एम्बुलेशन टू प्रिवेंट डीवीटी, इंप्लीमेंट ब्लीडिंग प्रिकॉशन, प्लेस द पेशेंट इन प्राइवेट पोजिशन प्रेशर रूम। जल्दी से आंसर दीजिए, टाइम नहीं खराब करना है, बस जल्दी से आंसर। अब जो है अब बहुत हम अलग फॉर्म में आ गए हैं और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करवाने हैं। देखिए आपको सबको पता है प्लेटलेट काउंट होगा, प्लेटलेट काउंट कम होगा तो क्या देखने को मिलेगा, प्लेटलेट काउंट जब भी कम होगा तो हमें जो है ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि प्लेटलेट काउंट बिल्कुल 25,000 पे ही चला गया है। तो इंप्लीमेंट ब्लीडिंग प्रिकॉशंस, ज्यादा सोचना ही नहीं है, सीधी सी बात है और सीधा आंसर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। विच प्रोटीन इज कंसिडर एज ए रेफरेंस प्रोटीन, काउ मिल्क, सोयाबीन प्रोटीन, एग प्रोटीन, पल्सेस प्रोटीन। जल्दी 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 आंसर दीजिए। आपको पता होना चाहिए रेफरेंस प्रोटीन क्या होता है। रेफरेंस प्रोटीन वो होता है जिसकी 100% डाइजेस्टिबिलिटी हो और उसमें जो एमिनो एसिड है या प्रोटीन है वो अच्छी मात्रा में हो और क्वालिटेटिव हो, क्वालिटेटिव बेस्ट प्रोटीन हो। ठीक है, जो हम जो एसेंशियल एमिनो एसिड है जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, जिनको डाइट के माध्यम से लेते हैं, वो भी प्रचुर मात्रा में हो। तो आपको पता होना चाहिए, आंसर दीजिए, सभी आंसर दीजिए। रेफरेंस प्रोटीन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं, एक प्रोटीन जो है रेफरेंस प्रोटीन है, तो एक में 100% डाइजेस्टिबिलिटी अवेलेबल होती है और उच्च क्वालिटी के एमिनो एसिड्स इसमें मिलते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो रेफरेंस प्रोटीन है वो हम एक प्रोटीन को बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने। विच इज द लिमिटेशन एमिनो एसिड इन पल्सेज, थेरियोनिन, मेथियोनिन, ट्राइप्टोफेन, ऑल। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। आप सोच रहे होंगे सर आज कम्युनिकेशन नहीं कर रहे, बातें नहीं कर रहे, बातें भी करी थी आपसे बहुत, अब वो वक्त था, पर अभी हमारे पास ये देखना है कि हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इसलिए हम बातें थोड़ा कम करेंगे और क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। जल्दी से आंसर दीजिए सभी, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको सीधा से ये बताना है कि पल्सेज में कौन सा जो एमिनो एसिड है उसकी लिमिटेशन होती है, उसकी डेफिशिएंसी पाई जाती है। बिल्कुल मेथियोनिन बी, जिन्होंने भी आंसर दिया है उनका राइट आंसर है। मेथियोनिन पल्सेज में डेफिशिएंसी पाई जाती है और मेज में ट्राइप्टोफेन जो होता है डेफिशिएंसी पाई जाती है। यह भी आपको पता है कि ट्राइप्टोफेन अगर डेफिशिएंसी होगी या जो व्यक्ति मेज ज्यादा यूज करेंगे उनको नियासिन की डेफिशिएंसी भी होगी, क्योंकि नियासिन जो बनता है वो किसके माध्यम से बनता है, ट्राइप्टोफेन के माध्यम से बनता है। पर हमारा क्वेश्चन अभी क्या है कि जो पल्स है उसमें कौन सा एमिनो एसिड कम पाया जाता है, तो मेथियोनिन उसमें कम पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। विच आई स्ट्रक्चर कंटिन्यू टू ग्रो इन लाइफ टाइम, कॉर्निया, आइरिस, लेंस, रेटिना। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, एक लाइन का क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं लेना है। आपको यह बताना है कि कौन सा स्ट्रक्चर जो है लाइफ टाइम ग्रो करता है, लाइफ टाइम, क्रोनिया है, आइरिस है, लेंस है या रेटिना है। जल्दी से बताइए, सभी लोगों के आंसर आना शुरू हो गए हैं, जल्दी जल्दी। देखिए बिल्कुल जिन्होंने आंसर सी दिया है उनका आंसर सही है। जो लेंस है वो हमेशा ग्रो करता रहता है और लाइफ टाइम ग्रो करता रहता है, तभी कई बार इसमें ओपेसिटी ऑफ द लेंस भी देखने को मिलता है। तो लेंस जो है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नॉर्मल वैल्यू ऑफ पीएसए, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, 4 Ng पर ml से कम, 40 Ng पर ml से कम, 50 Ng पर ml या 60 Ng पर ml। जल्दी से आंसर दीजिए। पता है आपको ये प्रोस्टेट कैंसर के लिए देखा जाता है और केवल स्क्रीनिंग के लिए, नॉट कंफर्मेटरी। किसके लिए? स्क्रीनिंग के लिए देखा जाता है। तो पीएसए की नॉर्मल वैल्यू कितनी होनी चाहिए जो हम ये मान सकते हैं भाई ठीक है कंडीशन, इतनी तो नॉर्मल वैल्यू होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। अगर वो बढ़ता है तो फिर वो ग्रीन जोन, डार्क जोन, वो सब उसमें देखने को मिलते हैं। जल्दी से आंसर दीजिए प्लीज। चलिए बिल्कुल आपके आंसर जो आ रहे हैं वो अगर जिनको नहीं पता है तो उनको पता होना चाहिए, और जिन्होंने ए दिया है बहुत अच्छी बात है,
4 Ng/ml, ये नॉर्मल वैल्यू है ना प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन की। और जो पीएसए टेस्ट है वो केवल स्क्रीनिंग के लिए हम करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए 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 आगे बढ़िए। चलिए, बहुत बहुत शानदार क्वेश्चन है आपके सामने। मोस्ट कॉमनेस्ट ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑस्टियोमाइलिटीज, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई, स्टेफाइलोकोकस ओरियस, हेलिकोबैक्टर पाइलोराई, स्यूडोमोनास। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए कि जो मोस्ट कॉमनेस्ट कोज कौन सा ऑस्टियोमाइलिटीज का। ऑस्टियोमाइलिटीज क्या है? बॉर्न इन्फेक्शन है। बॉर्न इन्फेक्शन को ऑस्टियोमाइलिटीज बोला जाता है। ये तो पता हो कि ऑस्टियोमाइलिटीज क्या है। कई बार हम जो है डेफिनेशन को या तो भूल जाते हैं या हमें पता नहीं होता, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। इसको दो फॉर्म में हम बांटते हैं, एक्यूट और क्रोनिक। ये भी आपको पता होना चाहिए। जो एक्यूट है लेस देन 1 मंथ रहेगा, और जो क्रोनिक है वो मोर देन 1 मंथ रहेगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। कई बार पूछ लिया जाता है, बताइए जो क्रोनिक ऑस्टियोमाइलिटीज है उसकी डेफिनेशन क्या है। तो क्रोनिक ऑस्टियोमाइलिटीज है जब इन्फेक्शन बोन में 1 महीने से ज्यादा रहे तो वो क्रोनिक में चला जाता है, 1 महीने से कम रहे तो वो एक्यूट में चला जाता है। और बिल्कुल जो है आंसर आप लोगों के आना शुरू हो गए हैं। सही आंसर आने चाहिए भाई, कोशिश ये करिए आप ज्यादा से ज्यादा सही आंसर दें। आपके आंसर जो है बहुत मायने रखते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आपके जो आंसर हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो स्टेफाइलोकोकस ओरियस, बिल्कुल जिन्होंने बी आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। स्टेफाइलोकोकस ओरियस जो कि ऑस्टियोमाइलिटीज का बहुत इंपॉर्टेंट कोज है या मोस्ट कॉमनेस्ट कोज है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जॉन्डिस कॉल्ड व्हेन, इसको पूरा नहीं लिखा गया है, चलिए मैं पूरा लिख देता हूं। माइल्ड जॉन्डिस, क्वेश्चन को थोड़ा पूरा नहीं लिखा गया है, कोई बात नहीं, यहां से देख लीजिए। माइल्ड जॉन्डिस कॉल्ड व्हेन बिलिरुबिन लेवल 6 mg/dl, बिलिरुबिन लेवल 6 to 15 mg/dl, बिलिरुबिन अबाव 50 mg/dl, या डी ऑल ऑफ द अबाव। जल्दी से बताइए कि माइल्ड जॉन्डिस हम कब बोलते हैं। सभी के आंसर आने चाहिए, सभी के आंसर आने चाहिए, प्लीज जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं, टाइम नहीं लें, सभी जो है जल्दी से आंसर दें कि माइल्ड जॉन्डिस कब बोला जाता है। देखिए जो माइल्ड जॉन्डिस है, बिल्कुल जिन्होंने ए आंसर दिया है उनका सही है। माइल्ड जो है 6 mg/dl तक बोला जाता है, और 6 से 15 तक रहे तो उसको मॉडरेट बोला जाता है, और बिलिरुबिन लेवल अगर 15 mg/dl से ज्यादा हो तो उसको सीवियर बोला जाता है। तीनों फॉर्म मैंने आपको बता दी है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। तो तीनों फॉर्म आपको याद करनी है। जो हमारा क्वेश्चन है वो केवल माइल्ड के लिए पूछा गया है तो ए आंसर होगा। मॉडरेट पूछा जाए तो 6 से 15 के बीच होगा, और सीवियर पूछा जाए तो वो 15 mg/dl से ज्यादा होगा। पर हमारे क्वेश्चन में जो माइल्ड पूछा गया है तो ए, तो जिन्होंने भी ए आंसर दिया उनका सबका सही है। चलिए आगे चलते हैं। हॉलमार्क साइन ऑफ अस्थमा, अस्थमा का हॉलमार्क साइन क्या है? एयर फ्लो का लिमिटेशन हो जाना, कंसोलिडेशन ऑफ लंग्स, हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ एयरवे, या नन ऑफ देम। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, टाइम नहीं है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको करने हैं, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए सिर्फ अस्थमा का पूछे आपसे कि अस्थमा का हॉलमार्क साइन क्या है तो आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो चलिए बता देता हूं मैं आपको, फिर भी सभी क्वेश्चन का आंसर दे ले ताकि फिर बाद में ये नहीं रहे कि सर हम भी आंसर देते। देखिए जब भी अस्थमा पूछे तो हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ एयरवे, दैट इज द हॉलमार्क साइन। कारण क्या होता है, बार बार जब एलर्जी होती है तो हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें इन्फ्लामेशन होता है, ब्रोंकोस्पाज्म होता है, ईडिमा होता है, कफ बनता है, विजिंग साउंड आता है, सब चीजें होती है। इन सब की वजह से क्या होता है, जो एयरवे का रास्ता है वो हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस हो जाता है। फिर थोड़ा बहुत भी कुछ धूल मिट्टी के कण गए, कोई पोल्यूटेड कारण गया, कुछ भी जिससे एलर्जी है तो वापस जो एपिसोड शुरू हो जाते हैं, तो इसको कहते हैं हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस होना। तो सी आंसर तो उनका सही है जिन्होंने इसका आंसर दिया है। बाकी जो एयर फ्लो लिमिटेशन है वो सीओपीडी का हॉलमार्क साइन है, या मैं कहूं स्पेशली एम्फाइजीमा का, क्योंकि जो उसमें क्या होता है एल्वुलाई डिस्ट्रक्शन होने लग जाता है इरिवर्सिबल कंडीशन में। तो जितना एयर फ्लो का जो होना चाहिए था वो एरिया कम होता जाता है, तो उसको हम कहते हैं एयर फ्लो लिमिटेशन। कंसोलिडेशन ऑफ लंग्स जो है निमोनिया का हॉलमार्क साइन है। इसमें क्या होता है, जो एयर की जगह फ्लूइड बनना स्टार्ट हो जाता है एल्वुलाई में, कि किसी भी बैक्टीरियल, फंगल, वायरल या किसी भी अन्य कारण से जब इन्फेक्शन होता है लंग्स पेरेन्काइमा में, जिसको हम कहते हैं एल्वुलाई या जहां पे गैस एक्सचेंज होता है वो वाला एरिया,
उसको कहते हैं लंग्स पेनिकाइमा। तो वहां पे फिर क्या होता है, एयर की जगह फ्लूइड बनना स्टार्ट हो जाता है। तो कंसोलिडेशन ऑफ लंग्स तो निमोनिया का है, जबकि एयर फ्लो लिमिटेशन सीओपीडी का है। चलिए हमारा जो क्वेश्चन था उसका आंसर सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, आराम से पढ़िए और आंसर दीजिए। मोस्ट कॉमनेस्ट कोज ऑफ एपिस्टेक्सिस, एपिस्टेक्सिस का मोस्ट कॉमनेस्ट कोज आपको बताना है। मोस्ट कॉमनेस्ट कोज क्या है एपिस्टेक्सिस का? सभी जल्दी से आंसर देंगे, सभी जल्दी से आंसर देंगे। देखिए जब मोस्ट कॉमनेस्ट पहले तो आंसर दीजिए सभी, ताकि मैं इसको फिर आगे बढ़ाऊं क्वेश्चन को। देखिए जो अगर मोस्ट कॉमनेस्ट पूछे तो बिल्कुल इडियोपैथिक आएगा। इडियोपैथिक का मतलब कई बार जो है कि किसी भी कारणवश अननोन कोज है ना होती है एपिस्टेक्सिस, तो मोस्टली यही देखा जाता है मोस्टली केसेस में। तो इडियोपैथिक सबसे मोस्ट कॉमनेस्ट कोज है। अगर मान लो चाइल्ड में पूछा जाए कि बच्चों में एपिस्टेक्सिस का क्या कोज है, तो आप बताएंगे नोज पिकिंग। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि मोस्ट कॉमनेस्ट कोज ऑफ पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस, है ना, बातों को समझने की कोशिश करिए, बातों को समझने की कोशिश करिए। पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस तो कारण आएगा हाइपरटेंशन। आपसे पूछा जाए कि रिपीटेड एपिस्टेक्सिस का मोस्ट कॉमनेस्ट कोज, बार बार जो नोज ब्लीडिंग हो रही है, या इसको बोल सकते हैं रिकरेंट जो एपिस्टेक्सिस है उसका क्या कोज होगा? तो ब्लड डिसऑर्डर, जो भी ब्लडिंग डिसऑर्डर होती है वो रिकरेंट एपिस्टेक्सिस का मोस्ट कॉमनेस्ट कोज होती है। चाइल्ड में मोस्ट कॉमनेस्ट कोज है नोज पिकिंग। अगर पूछे जाए कि एंटीरियर एपिस्टेक्सिस का मोस्ट कॉमनेस्ट कोज क्या है, तो आप बताएंगे एंटीरियर एपिस्टेक्सिस का मोस्ट कॉमनेस्ट कोज है ट्रोमा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, ये मैंने आपको बता दिया है। और ये जो है इसमें आपके मैंने 4 क्वेश्चन हल कर दिए, 4 के 5 हो गए सही थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए वापस। Which test is most useful for detecting airway hyperresponsiveness in asthma? Chest X-ray, methylcholine challenge test, RTL blood gas analysis, echocardiography। इस टाइम जो सभी लाइव है उनको मैं एक बात और इंपॉर्टेंट बता देना चाहता हूं। ये जो क्वेश्चन मैंने रखा है वो इस तरह से रखा है, पर इस क्वेश्चन को और मैं किस तरह से रख सकता था, ये भी आप ध्यान से सुनिए कि आप ऐसा कौन सा टेस्ट है जो डिफरेंशिएट करता है कि इसको सीओपीडी है या अस्थमा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मेरा था कि मैं इस तरह से रखूं क्वेश्चन को, पर मैंने सोचा कि इसको हम वहां इस तरह से बताएंगे। तो क्वेश्चन अगर ये है तो भी सही है, क्वेश्चन अगर ये आता है कि कौन सा जो टेस्ट है जो डिफरेंशिएट करता है ब्रोंकियल अस्थमा को और सीओपीडी को, तो आंसर दीजिए चारों में से। देखिए एक तो हम क्लिनिकली पता लगाते हैं, एक हम इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से पता लगाते हैं। क्लिनिकली पता लगाने का सीधा सा मैंने आपको तरीका बताया था कि जो सीओपीडी है उसका जो हॉलमार्क साइन हम देखते हैं। इसके अलावा अगर सीओपीडी में एम्फाइजिमा और ब्रोंकाइटिस का हमें डिफरेंशिएट करना हो तो ब्रोंकाइटिस में पहले कफ आएगा फिर सांस में तकलीफ होगी, जबकि एम्फाइजिमा में पहले सांस में तकलीफ होगी फिर कफ आएगा, है ना। ये तो हमें एम्फाइजिमा और ब्रोंकाइटिस में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और सीओपीडी और अस्थमा में डिफरेंशिएट करने के लिए हम मैथ कॉलिन चैलेंज टेस्ट करते हैं। इसको हम हिस्टामिन चैलेंज टेस्ट भी कहते हैं। इसके माध्यम से हम ये पता लगाते हैं कि क्या इसको अस्थमा ही है, क्या इसको जो एयरवे हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस ही है, क्या हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस कर रहा है ये, इसके जो एयरवे हैं हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस कंडीशन में जा चुके हैं बार बार एलर्जी से सामना करते हुए, ये आपको बताना है। और इसके माध्यम से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं किसमें, सीओपीडी में और ब्रोंकियल अस्थमा में। ये क्वेश्चन कैसे भी आए आपको आंसर देना है इस मैथ कॉलिन या हिस्टामिन चैलेंज टेस्ट। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से रखना, आपको समझना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। विच थेरेपी इज स्टैंडर्ड फॉर बैक्टीरियल सेलुलाइटिस? टॉपिकल एंटीफंगल, एंटीवायरल, कोर्टिकोस्टेरॉइड मेडिकेशन या ओरल और इंट्रावेनस एंटीबायोटिक्स? सबसे पहले मैं आपको बता दूं सेलुलाइटिस क्या होता है, कि जो डीप इन्फेक्शन हो जाता है स्किन में उसको हम सेलुलाइटिस बोलते हैं। डीप इन्फेक्शन ऑफ स्किन
और ये बैक्टीरिया के माध्यम से होता है, इसलिए इसमें साफ लिखा हुआ है बैक्टीरियल सेलुलाइटिस। तो क्या इसका मैनेजमेंट करेंगे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के अनुसार? जल्दी से आंसर दीजिए सभी। बिल्कुल बिल्कुल, जिन्होंने डी आंसर दिया है उनका बिल्कुल सबका सही है, सीधा सा है भाई। जैसे बैक्टीरिया हो रहा है तो बैक्टीरिया को मारने के लिए हम ओरल या आईवी एंटीबायोटिक्स यूज करेंगे, है ना, वो यूज करेंगे इसमें। तो बिल्कुल जिन्होंने डी आंसर दिया है उनका राइट आंसर है। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। Which is the priority nursing intervention in the first 24 hours for a burn patient? Assess airway and breathing or monitor for respiratory distress, administer wound antibiotics, start physical therapy immediately, begin oral feeding. बर्न पेशेंट के लिए हम सबसे पहले हम क्या करेंगे? जल्दी से आंसर दीजिए बिना समय गवाए हुए। सभी जल्दी से आंसर दीजिए, केवल 10 सेकेंड का ही टाइम मिलेगा, ठीक है। तो बर्न पेशेंट में सीधा सा है, अगर बर्न पेशेंट हो रहा है सबसे पहले हम एयरवे देखते हैं, ब्रीथिंग देखते हैं और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को मॉनिटर करते हैं। स्पेशली अगर फेशियल या थोरैक्स वाला बर्न हुआ है तो ये देखना ही देखना है, क्योंकि इसमें एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है, रेस्पिरेटरी फेल्यूर हो सकता है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं। तो जो ए आंसर है वो राइट आंसर है। सबसे पहले हम बर्न पेशेंट में जो एयरवे को असिस्मेंट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। Which is common systemic treatment for severe psoriasis? Methotrexate, topical antifungal cream, oral antibiotics, steroid eye drops। जल्दी से बताइए, जल्दी से आंसर दीजिए, बिना समय गवाए हुए आंसर दीजिए। आपको सबको पता है कि जो सोराइसिस डिजीज है वो एक ऑटोइम्यून डिजीज है, ऑटोइम्यून डिजीज है। इसके साथ साथ ये भी पता होना चाहिए सिल्वरी कलर के पैचेज जो है इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो सोराइसिस जो है ऑटोइम्यून हो गया, इसके अलावा सिल्वरी कलर के पैचेज हो गए इसमें, ठीक है। ये इसके स्पेसिफिक चीजें हैं, तो इसी से हम आधार से पता लगा सकते हैं। तो मेथोट्रेक्सेट जो है इसमें देंगे, क्योंकि जो मेथोट्रेक्सेट है वो इम्यूनो सप्रेसिव है। क्या है? इम्यूनो सप्रेसिव। इम्यूनो सप्रेसिव होने के कारण जो मेथोट्रेक्सेट इसमें हम देते हैं, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या है? इम्यूनो सप्रेसिव देंगे तो ऑटोइम्यून जो है कंडीशन उसको एक कंट्रोल में रखेगा, नहीं तो क्या होगा? स्ट्रेस होगा, ट्रॉमा होगा, कोई इन्फेक्शन होगा, फिर ये ट्रिगर्स हैं, ये ट्रिगर्स होंगे तो सोराइसिस को और बढ़ाएंगे। और सोराइसिस ना बढ़े, सीवियर कंडीशन को कंट्रोल रखा जाए, इसलिए हम मेथोट्रेक्सेट जो कि एक इम्यूनोसप्रेसिव है वो इसमें हम देंगे। तो ए आंसर जो है इसका राइट आंसर है। बाकी जो ट्रीटमेंट है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह वो आगे फिर चलते हैं। चलिए, विच सिम्टोमेटोलॉजी इज क्लासिक फॉर स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स? ग्रेजुअल ऑनसेट ऑफ प्रोडक्टिव कफ, सडन यूनिलेटरल प्लूरेटिक चेस्ट पेन विद डिस्निया, बाइलेटरल लोअर लिम्ब एडिमा, परसिस्टेंट फीवर विद नाइट स्वेट्स। देखिए, इस न्यूमोथोरेक्स का मतलब क्या होता है कि जब एयर लंग्स में चली जाती है ना, एयर इन लंग्स, ठीक है, उसको हम न्यूमोथोरेक्स कहते हैं, है ना। और सीधा सा ये है कि क्या आपको देखने को मिलेगा न्यूमोथोरेक्स में, हमें क्या देखने को मिलेगा? जल्दी से बताइए आंसर बिना समय गवाए हुए। मैं आपको बता देता हूं, जब भी ऐसा होगा न्यूमोथोरेक्स में तो सडन यूनिलेटरल प्लूराइटिक चेस्ट पेन होगा विद डिस्निया। तो बी जो आंसर है हमारा राइट आंसर है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना। तो प्लूराइटिक चेस्ट पेन होगा डिस्निया के साथ ही, तो वो हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। What critical nursing action should be performed before administering digoxin? Check serum potassium and apical pulse, administer with high fat meal, monitor liver enzyme only, give dose regardless of pulse rate। देखिए, जो डिजॉक्सिन है कार्डियोग्लाइकोसाइड्स ड्रग्स में आता है, और डिजॉक्सिन के बारे में आपको सबको पता है। सिर्फ आपको ये बताना है कि हमें क्या मॉनिटर करना है, क्या मॉनिटर करना पड़ेगा, आपको ये बताना है।
देखिए बिल्कुल बिल्कुल सभी का आंसर आना शुरू हो गया है। ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो पोटेशियम लेवल हम देखेंगे और एपिकल पल्स देखेंगे, क्योंकि अगर पोटेशियम का लेवल कम रहेगा तो ये टॉक्सिसिटी को बढ़ा देगा। दूसरा एपिकल पल्स जो है अगर 60 से कम होगी तो भी ये दिक्कत करेगी। तो 60 से कम होती है तो हम विदहोल्ड कर देते हैं ड्रग्स को, ये आपको पता है, और इसको हम मॉनिटर करते हैं। तो जो एपिकल पल्स मॉनिटर करेंगे और पोटेशियम लेवल को हम मॉनिटर करेंगे। तो डिजॉक्सिन जो कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स कैटेगरी की ड्रग्स है उसमें ये मेन जो है इसका मैनेजमेंट है, या मेन जो है हम इस पे नर्सिंग कंसिडरेशन का ध्यान रखेंगे। चलिए, which is the most common cause of acute pancreatitis? Gallstone, obstruction of pancreatic duct, chronic alcohol abuse, viral infection, autoimmune disease। जल्दी से आप आंसर दीजिए कि एक्यूट पेनकेटाइटिस का मोस्ट कॉमनेस्ट कोज क्या है। सभी आंसर देंगे जल्दी से, बिना समय गवाए हुए। ठीक है, देखिए आपको मैं बता देता हूं एक्यूट पेनकेटाइटिस क्या है। जब पेनक्रियाज अपने आप को खुद ही खाने लग जाए, जब उसके एंजाइम्स जो है ऑटो डाइजेशन करने लग जाए, जैसे ट्राइप्सिनोजन है, लाइपेज है, एमाइलेज है। इसमें सबसे खतरनाक कौन है? ट्राइप्सिनोजन है, क्योंकि वो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, वो बहुत जल्दी नुकसान करता है। और जो हेमोरेज होता है, जो हम कूलन साइन, टर्नर साइन ये सब देखते हैं, उसमें ट्राइप्सिनोजन का बहुत मेन रोल है। वो किंग है, ये मान लो आप। वो ही पेनक्रेटाइटिस को करने में सबसे मेन रोल अदा करता है। तो अभी तो ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया, पर हम जानना क्या चाह रहे हैं कि एक्यूट पेनक्रेटाइटिस का मोस्ट कॉमनेस्ट कोज क्या है? गॉल स्टोन या कोलेलिथियसिस। ठीक है, कोलेलिथियसिस को बोलते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद फिर एल्कोहल है और बहुत सारे कारण है, बट अब यहां पे मोस्ट कॉमनेस्ट कोज पूछा है तो बिल्कुल गॉल स्टोन इसका मोस्ट कॉमनेस्ट कोज है। चलिए, अब आज के लिए इतना ही है, फिर हम मिलेंगे और क्लास कंटिन्यू रहेगी, आप चिंता मत करिए और जुड़े रहिए उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।